नमस्कार दोस्तों, संसद में अपन चल रहे थे और संसद में हम पढ़ रहे राज्यसभा गठन, और इसमें हमने पढ़ लिया था राज्यसभा की सदस्य संख्या के बारे में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में, और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल और राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आगे हम चलते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। पदाधिकारी देखिए मित्रों, राज्यसभा में कौन पदाधिकारी होगा? अनुच्छेद 64 के तहत देश का उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तथा इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन उपसभापति को राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है, तथा इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ठीक है मित्रों, कि जैसा कि अपन ने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। कि जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। अब जब वो सभापति जो है उपराष्ट्रपति है, तो क्या वो राज्यसभा का सदस्य है? बिल्कुल नहीं है। तो इसे चुनकर लाया गया उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो राज्यसभा का सभापति एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो उस सदन का या राज्यसभा का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। अर्थात राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और इसका कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष। पढ़ के आया हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो इसका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। और वैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है, और इसी कारण इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। बात समझ में आई? इसी के साथ हमारा राज्यसभा का गठन समाप्त होता है। आगे हमारा टॉपिक है लोकसभा का गठन। देखिए मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत संसद का निम्न एवं अस्थायी सदन लोकसभा का गठन किया गया है।
ठीक है। 80 में हमारी क्या है, राज्यसभा है, और 81 में हमारी क्या मिलती है, लोकसभा। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न या अस्थायी सदन कहते हैं। इसके अलावा लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। संसद को कभी भी भंग किया जा सकता है। सॉरी लोकसभा को, भाई लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा के गठन को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। कि लोकसभा किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से निर्मित होती है, उसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की सदस्य संख्या। देखो थोड़ा सा लिखाऊंगा, बातें समझ लेते हैं पहले। कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की, तो प्रारंभ में, अर्थात जब शुरू हुआ था, तो प्रारंभ में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 500। फिर 1956 में इसे बढ़ाकर कर दिया गया 520। फिर उसी में फिर बढ़ाकर कर दिया गया 525। अंत में 31 में संविधान संशोधन 1974 को लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो बनाई गई वो कितनी गई, 552। और वर्तमान में भी अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अब इसके बारे में समझते हैं कि इन 552 में से 550 तो क्या हो सकते हैं, निर्वाचित। क्या हो सकते हैं, निर्वाचित। और 2 क्या होंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। इन 550 में से भी 530 आ सकते हैं राज्यों से, और 20 आ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है भाई। तो 31वें संविधान संशोधन 1974 के तहत लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 552। उसमें से निर्वाचित कितने हो सकते हैं, 550, और मनोनीत 2। 550 में से राज्यों से कितने निर्वाचित हो सकते हैं, 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें जो जनसंख्या का आधार माना गया है, वो जनसंख्या का आधार माना गया 1971 की जनसंख्या। वर्तमान में भी जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें जनसंख्या का जो आधार है वो क्या है, 1971 की जनसंख्या का आधार है। अब देखिए वर्तमान की यदि बात करूं तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी, 545। कितनी सदस्य संख्या है, 545। और इस 545 में से 543 तो क्या होते हैं, निर्वाचित, और 2 होते हैं मनोनीत। और इन 543 में से 530 आते हैं राज्यों से, और 13 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो ये हमारी सदस्य संख्या है। अब इसको हम लिख लेते हैं कि अधिकतम 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545 हैं। अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हो रहे हैं। राज्यों से कितने हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हो रहे हैं। और मनोनीत कितने होते हैं और कौन करता है, वो सारी बातें आपको मैंने समझा दी। तो अब इसको नोट कर लेते हैं तरीके से।
लिखिए, लोकसभा में प्रारंभ में 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे। 1956 में इस सदस्य संख्या को बढ़ाकर 520 तथा बाद में 525 कर दिया गया। 31 में संविधान संशोधन 1974 को लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई। इन 552 में से 550 निर्वाचित तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। 550 निर्वाचित में से 530 राज्यों से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इसी में आगे लिखना है, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन 543 में से 543 निर्वाचित सदस्यों में से 530 राज्यों से तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया कि कौन कहां कितने से होते हैं। आगे लिख लेते हैं, इन सदस्यों की संख्या राज्यों की जनसंख्या पर आधारित होती है।
ठीक है भाई, कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां पर सदस्य संख्या ज़्यादा होगी, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां सदस्य संख्या कम होगी। जैसे यूपी में कितने 80, राजस्थान में 25, दिल्ली में 6 और सिक्किम में 1। ठीक है भाई, तो जनसंख्या कम सदस्य संख्या कम, जनसंख्या ज़्यादा सदस्य संख्या ज़्यादा। जो आधार है सदस्यों की संख्या वो किस पर आधारित हो, जनसंख्या पर होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे, समय के अभाव होने के कारण बाकी काम कल करेंगे। आगे यहाँ से सदस्य अपनी जो लोकसभा का गठन है उसका भी एक बिंदु हुआ है, सदस्य संख्या, आगे की जानकारी कल करें। धन्यवाद।